हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मनोज जायसवाल, आपका इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का मेंटर। और यूपीपीसीएस के टेस्ट सीरीज 2024 जो मेंस की आपकी है, उस पर कुछ अन्य प्रश्नों की अ, चर्चा हम लोग यहाँ करने चल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन पीछे क्लास में हम लोग कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रीसेंट amendments and trends of non-disclosure, evaluate the effectiveness of RTI Act in ensuring transparency in governance। कि हाल के जो संशोधन हुए हैं और सूचनाओं को न देने की जो एक चलन है या प्रचलन है, उसको ध्यान में रखते हुए सूचना के अधिकार का क्या करना है, हमको ये बताना है, मूल्यांकन करना है कि वह गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने में कितना सक्षम हुआ है। तो आपको पता है इस प्रश्न का, अगर आप फ्रेमवर्क, हालांकि फ्रेमवर्क बनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो बात वही है कि इंट्रोडक्शन में आपको बताना है थोड़ा सा आरटीआई के बारे में, कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, पारदर्शिता, गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता रहा है। लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज एन अटेम्प्ट टू ensure transparency in governance, whatever you can write, does not matter। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आरटीआई एक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना आपके लिए बहुत आसान है। अब उसके बाद जो है, इंट्रो में ही जो एक्सटेंडेड इंट्रो होता है आपका, उसमें आपको बताना होगा रिसेंट अमेंडमेंट, तो यानी कि वही 2019 का अमेंडमेंट की बात इस क्वेश्चन में करना है। जो सेक्शन 13, 16 और 27 में चेंजेस आए, उसके कारण बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ये बात तो निश्चित है, फर्क तो पड़ा है, बात करेंगे हम लोग बस। और फिर उसके बाद जो नॉन डिस्क्लोजर के तरीके हैं, या नॉन डिस्क्लोजर का जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि अधिकारी लोग सूचनाएं देना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको बहाना मिल जाता है और भी कई तरीके का। तो उस सब की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए, आपका आंसर ही शुरू हो जाता है। आंसर कैसे लिखना है, तो इंट्रो, और इंट्रो में आपको सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में केवल इतना ही लिखना है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। और जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के कारण आपकी अकाउंटेबिलिटी भी एंश्योर होती है। वो एक पहलू है जो इसमें थोड़ा सा प्रभाव डालता है। तो दोनों बातें एक साथ कर देनी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, पहले इंट्रो दे देंगे और फिर बताएंगे कि रिसेंटली इन 2019 आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट was passed, and it has made and it made changes in significant changes, क्या लिख देंगे, सेक्शन 13, 16 एंड 27। हाल ही में सूचना का अधिकार ब्रैकेट में संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके द्वारा सेक्शन 13, 16 और 27 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ठीक है, अब आपको क्रम से बता देना है। आरटीआई एक्ट अंडर सेक्शन 13 प्रोवाइडेड, पहले लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। पहले क्या था और चेंज क्या किया, दोनों को एक साथ बता देना है। प्रोवाइडेड दैट द term of office of the chief information commissioner and other
information commissioners shall be 5 years or 65 years of age, whichever is earlier. ठीक है, खास करके आपको लिख देना है और फिर बता देना है। अच्छा, हिंदी में बोल दें कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि मुख्य जो है सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहेगा। लेकिन बाय द अमेंडमेंट इट हैज बीन चेंज्ड बाय द अमेंडमेंट, ठीक है, बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2019। अब 2019 के अमेंडमेंट द्वारा क्या प्रावधान कर दिया गया, तो कहा गया कि द टर्म विल बी फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब टर्म क्या हो गया, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि the now the fixation, या fixed term is not, term is not fixed कहेंगे, term is not fixed कहेंगे। now the term is not fixed। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे क्या होगा, इससे इस इंस्टीट्यूशन का जो इंडिपेंडेंस है वो डाइल्यूट होता है। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी सीधे गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। पहले क्या था, एक्ट के अकॉर्डिंग उसका टर्म फिक्स था, अब गवर्नमेंट चाहे तो बदल सकती है, चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के हाथ में आ गई है पावर। ठीक है, तो इस कारण इससे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस प्रभावित हुआ। ठीक है, इंडिपेंडेंस डाइल्यूट हुआ। तो कहेंगे इससे जो है इस इंस्टीट्यूशन की, इस संस्था का जो इंडिपेंडेंस था, स्वतंत्रता थी, वह डाइल्यूट होती है, कमजोर होती है। ठीक है, फिर एक और चीज कर दिया गया, स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर कमिश्नर, ये हुआ सेक्शन 16। ठीक, राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों के संबंध में भी अब क्या होगा, कौन डिसीजन लेगा, तो डिसीजन लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, इससे autonomy of state governments was hampered। ठीक है, राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ आप ये बताएंगे इट इज एक्चुअली अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल। यह संघीय सिद्धांत के विरुद्ध, संघ की मूल भावना के विरुद्ध भी है, ऐसा आप कह सकते हैं। और इस तरह से एक और बात आप यहाँ कहेंगे, इट एंश्योर्स मोर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर अब देखोगे, ये तो चेंज कर दिया और इससे ये फर्क पड़ गया। ठीक, और इससे ये जो फर्क पड़ा, आप ये समझ लीजिए मित्रों, इस फर्क के कारण क्या होगा, इस का जो प्रभाव पड़ेगा उससे क्या हो गया,
उससे प्रभावकारिता कम होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस प्रभावित हो गया, राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसकी प्रभावकारिता थोड़ी कम हुई, इफेक्टिवनेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे पड़ता है या पड़ सकता है कर दीजिएगा, थोड़ा सा बचने के निकलने का। अब रही बात नॉन डिस्क्लोजर की, तो नॉन डिस्क्लोजर के संबंध में ट्रेंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। In respect to the non-disclosure of informations, apart from the life saving and others, there are several changes, okay, made in RTI. ठीक है, और कई प्रावधान पहले से ही इसमें हैं। सेक्शन 81J ये कहता है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द पर्सनल इंफॉर्मेशन of any particular official, then he may not provide. ठीक, यदि किसी लोक सेवक की व्यक्तिगत जो है सूचना से संबंधित सूचना है तो वह उसे नहीं देगा। इसी तरह से सेक्शन 81D है, इसमें ट्रेड के कॉन्फिडेंशियलिटीज, ट्रेड रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर मामला है तो भी डिस्क्लोजर से बचा जा सकता है, और कॉमर्शियल जो कॉन्फिडेंशियलिटीज हैं उनको भी उजागर ना किए जाने का जो है एक तरह से एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक, फिर आपको पता ही है 81A में क्या है। सेक्शन 81A में सॉवरिनिटी और सिक्योरिटी का जो मामला है देश की, तो देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाएं डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं, उसको नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, जांच चल रही होगी, तो भी नहीं दिया जाएगा सूचना, नहीं दी जा सकती है। ये सेक्शन 81H में है, ये भी एक तरह का एग्जम्पशन है नॉन डिस्क्लोजर का। ठीक है, 81C भी एक है, इसमें प्रिवी जो है प्राइवेसी का मामला है, सॉरी प्राइवेसी का प्रिविलेज कहिए इसको, प्राइवेसी प्रिविलेज है कि आप सबको हम सबको प्राइवेसी का प्रिविलेज है, निजता से संबंधित सूचनाएं नहीं देंगे। अब क्या होता है, चूंकि आरटीआई में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो नॉन डिस्क्लोजर वाले प्रावधान हैं, तो इनसे संबंधित सूचना ना देने के साथ साथ सूचना प्रदाता अधिकारी एक तरफ इन अनेक प्रावधानों का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आप लिखेंगे ये ट्रेंड है, यही प्रचलन में है, इसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो ट्रेंड है वो है रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑफिशियल्स। अधिकारी वर्ग जो है वह सूचना देने का प्रतिरोध करते हैं, वो सूचनाएं देना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग का भी डिले होता है ना। सूचना के देने की प्रक्रिया में डिले होता है, प्रोसीजरल डिले करते हैं। कहा तो गया कि 30 दिन में सूचना दे देनी चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, 29वें दिन लिख करके भेज देंगे कि देखो आपने जो सूचना मांगी है उसमें ये मामला है, इसको पहले पूरा करिए। आपने मान लो पूरा कर दिया, तो फिर लिख देंगे कि आपने मांगा मेरे डिपार्टमेंट से है, लेकिन ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से है। फाइनेंस वाला कह देगा फाइनेंस से नहीं, जो है वह पर्सनल से है, घुमाता रहेगा।
तो इस तरह की जो ट्रेंड पाए जा रहे हैं नॉन डिस्क्लोजर के, साथ ही साथ जो अमेंडमेंट किए हैं, इनसे क्या हुआ है, इन सभी कारणों से इसकी प्रभावकारिता, गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने में इसकी प्रभावकारिता कमजोर हुई है। द आरटीआई एक्ट का जो मेन मकसद था गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने का, वह थोड़ा वीक हुआ है, कमजोर हुआ है। ठीक है, चलिए ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स या सिविल सर्विस इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आप सभी लोक सेवक बनने जा रहे हैं। यू ऑल पीपल आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, and for that you people are preparing also. You might be knowing that civil servants take the oath to uphold the constitution. उनका शपथ लेना होता है उनको, और सभी लोक सेवक संविधान के इस शपथ से, इस प्रतिज्ञा से बंधे होते हैं, ओथ से बंधे होते हैं। और अगर आप देखोगे तो बात यहां है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का क्रक्स कहां है मित्रों? तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का क्रक्स है आपके प्रियम्बल में। प्रियम्बल से वैल्यूज का क्रक्स उठाइए और देखिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने में लोक सेवक और लोक सेवा प्रभावी रही है। बस यही परीक्षण करना है। इस प्रश्न के उत्तर में आसान है। आप अपना इंट्रोडक्शन सीधे शुरू करिए कि द सिविल सर्वेंट्स टेक द ओथ to uphold the constitution and they are bound by it। ठीक, यहीं से शुरू कर दीजिए सीधा। अब बताइए कि in the country like India, the role of civil servants is very crucial, not only to supply the goods and services to the citizens, but also to uphold the constitutional values। ठीक है, अगली बात आप लिखना शुरू करेंगे, सीधे लिखेंगे कि इनका रोल। अब पहली बात तो ये हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ से बंधे हैं, संविधान की जो शपथ ली है उससे ये बंधे हुए हैं। उसके बाद इनकी भूमिका और रोल बताइए इन द इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एटसेट्रा, सब कुछ इंप्लीमेंट करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि का क्रियान्वयन करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये जानबूझ करके करना है आपको, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो भी तो डीपीएसपी के अंतर्गत क्रियान्वयन कराने का, यानी कि कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बनाई जा रही है। डीपीएसपीज में भी बहुत सी वैल्यूज हैं। जन कल्याण सबसे बड़ा वैल्यू है भारत के संविधान में। ठीक है, ठीक। फिर जो है सर्विंग द पीपल, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, लेकिन क्रियान्वयन में इन द इम्प्लीमेंटेशन देयर आर सेवरल lacunas,
while in serving the people there is attitudinal problem. ठीक, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, आपको लिख देना है देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, बहुत से नहीं लिखिएगा, नंबर ऑफ ना लिख करके सर्टेन एग्जाम्पल्स लिखिएगा, सर्टेन एग्जाम्पल्स दैट शोज master servant kind of attitude of the officials, not the service oriented attitude. ठीक है, बहुत से ऐसे मामले या कुछ मामलों में पाया गया है कि लोक सेवकों की जो प्रवृत्ति रही है, अभिवृत्ति रही है, वह सेवा के बजाय स्वामी बनने की रही है, शो करते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में माई बाप कल्चर पलता है, फलता है, फूलता है। खैर, इसके बाद आप सीधे आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर। हाउएवर हाउएवर in upholding the constitutional values, their role as service provider and executor plays a very significant role. The constitutional values, अब यहां पर लिखेंगे such as या likewise, ठीक है, justice, liberty, equality, ठीक है, welfare of all, सबका कल्याण, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, एटसेट्रा। बहुत सारे वैल्यूज हैं, लेकिन ये मेन वैल्यूज हैं। अच्छा, हिंदी में एक बार बोल देता हूं कि संविधान के संरक्षण और संविधान को मजबूती प्रदान, संवैधानिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने में लोक सेवकों की सेवा प्रदाता तथा क्रियान्वयनकर्ता की भूमिका का भी बहुत महत्व भूमिका की भी बड़ी महत्वपूर्ण जो है स्थिति है। क्यों? क्योंकि अनेक संवैधानिक मूल्य जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सभी का कल्याण, मौलिक अधिकार आदि की प्राप्ति में उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं तथा कार्यक्रमों, नीतियों आदि का क्रियान्वयन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों भाई? अगर उन्होंने जो है डिस्क्रिपेंसी की, भेदभाव किया इम्प्लीमेंटेशन में, तो समाज में भेदभाव हो जाएगा, जस्टिस नहीं होगा, समानता नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का ध्यान नहीं रखेंगे जनता के, लोगों के, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, और मौलिक अधिकारों का वैसे भी हनन हो जाएगा। मान लीजिए कोई जो है, एक सिंपल सी वो ले लीजिए स्कीम, मिड डे मील। अब मिड डे मील जो है उसको ठीक तरीके से क्रियान्वित नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा? आप देखते रहते हैं, बहुत सारा कुछ आता रहता है समाचारों में कि भोजन किया, बच्चे बीमार पड़ गए, हाइजीनिक नहीं रहा, ये है वो, बहुत सारी चीजें हैं। न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी एक प्रश्न है, हम लोग बात करेंगे। ये स्टडी में पाया गया कि कहा तो गया कि पोषक तत्वों से युक्त भोजन दिया जा रहा है, लेकिन वो पोषण बच्चों में मिल नहीं रहा है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा था
ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना है, पहली बात तो ये है कि अपहोल्ड करने में जो है ये उतने आगे लिख देंगे कि इट इज एविडेंट दैट देयर आर सर्टेन challenges, challenges ना कह करके कहें certain problems, problems, ठीक है, in upholding the constitutional values. To uphold the constitutional values, civil servants have to work impartially. They have to work impartially. They have to work accountably. Accountability का concept, ठीक है। They have to follow transparency. बिना पारदर्शिता के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। दे हैव टू वर्क फॉर द क्राइसिस, या ऐसे कहें कि क्राइसिस मैनेजर के रूप में काम करना। क्राइसिस मैनेजर के रूप में दे हैव टू वर्क लाइक संकट प्रबंधक के रूप में काम करना। सामाजिक न्याय को ध्यान में रख के काम करना, सोशल जस्टिस। लेकिन ये पाया गया है कि इफ दे आर विलिंग टू वर्क लाइक दिस, वर्क विद ऑल दीज दिस ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज, देन आल्सो दे फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स। जैसे क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, करप्शन, भ्रष्टाचार। आपको पता है कि नहीं, बहुत सारे अधिकारियों को इस सरकार ने घर भेज दिया पूरी तरह से सेवा मुक्त करके, करप्शन के मामलों के कारण, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब अंतिम बात यह है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने में पूर्णतः सफल है? नहीं। परफॉर्मेंस इज नॉट टू सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। परफॉर्मेंस इज नॉट टू सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। लोक सेवकों का जो संवैधानिक मूल्यों के अपहोल्ड करने का जो निष्पादन है वह उतना संतोषजनक नहीं है जितना होना चाहिए था। कंक्लूजन हो रहा है आपका, जितना अपेक्षित है। इसलिए क्या होना चाहिए? जो चुनौतियां हैं उनको जो है दूर करना होगा और उन्हें इन आधारों पर काम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद जो है एक बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल। क्रिटिकली इवैल्यूएट इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द वेस्ट एंड द ग्लोबल साउथ। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे में भी देख लिया था कि भारत का ग्लोबल साउथ में लीडर के रूप में भूमिका क्या है। और यहाँ आपको मैं फिर याद दिला दूं, जैसे ही आप ग्लोबल साउथ कहते हैं तो भारत कहता है अब ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि ग्लोबल साउथ का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा साउथ, नॉर्थ, वर्ल्ड मैप पे जाइए, नॉर्थ और साउथ, पूरा अफ्रीका आ जा रहा है, पूरा हमारा एशिया का सारा देश लगभग आ जाता है ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ में भारत एज अ ग्लोबल साउथ लीडर
अपनी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है, यह भी आपको पता है। अब भारत ने पीछे जो क्वेश्चन का डिस्कशन था उसमें मैंने ये भी बताया था कि नाउ इंडिया हैज कंसिडर्ड इटसेल्फ एज अ balancing pillar between the Western countries and the global South, as it has portrayed itself as the leader of the global South. तो कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट है और क्या करना है, ये आपको बताना है। इंट्रो में आप बता देंगे कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में उभरा है। और ऐसे नहीं है कि आप स्वयं को स्वयंभू टाइप से लीडर घोषित कर दें और सब हो जाए, ऐसा नहीं है। तो साउथ के दक्षिण क्षेत्र जो है दक्षिण के ज्यादातर देशों ने भारत को मान लिया है, कंसिडर कर लिया है कि हम जो है इस क्षेत्र में लीडरशिप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने ग्लोबल साउथ की एडवोकेसी की। तो अब जो है हम लोग सीधे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देने के बाद सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं, और मुद्दे पर आकर के हमको सीधे बताना है इस प्रश्न के उत्तर में कि वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच भारत कैसे बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि एडवोकेसी ऑफ ग्लोबल साउथ किसने किया? तो भारत ने किया। ऑफ की जगह फॉर रखिएगा। ठीक। इट इज इंडिया दैट एडवोकेटेड फॉर ग्लोबल साउथ। हमने ही सबसे पहली बार ग्लोबल साउथ की संकल्पना को एडवोकेट किया। अब ये एडवोकेसी किसके साथ होगी? क्या हम अकेले मान लेंगे तो काम हो जाएगा? नहीं। तो इंडिया इज पुशिंग फॉरवर्ड या एडवोकेटिंग ग्लोबल साउथ टू द वेस्टर्न कंट्रीज, एज इंडिया इज advocating that the entire countries of the south or southern region are basically having the same type of या similar type of problems। चलो हम लोग चौथे इकोनॉमी बन गए, लेकिन अभी तो दुनिया के साउथ में जितने देश हैं ज्यादातर सब बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, अभी भी विकासशील हैं। ठीक। तो एक तो ये है कि पश्चिमी देशों के सम्मुख भारत वैश्विक दक्षिण की परिकल्पना का न केवल वकालत करने वाला है, बल्कि दक्षिण विश्व के समस्त देशों के संबंध में जो है उनकी समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को भी पश्चिमी देशों के सम्मुख रख रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन, समन्वयकर्ता भी यही है, समन्वयकर्ता। ठीक। भारत जो है समन्वय कर रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ का पश्चिमी देशों के साथ कनेक्टिविटी तथा आर्थिक अंतर संबद्धता, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस की भी वकालत कर रहा है और उसे बढ़ावा भी दे रहा है। प्रमोटिंग कर दीजिए। क्या प्रमोट कर रहा है? कनेक्टिविटी।
किसके किसके बीच? तो ग्लोबल साउथ एंड वेस्ट। फिर इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस, किसके किसके बीच? ग्लोबल साउथ एंड द वेस्ट। ठीक। साथ ही साथ वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच कल्चरल टाइज के लिए भी प्रयासरत है। ठीक। अब देखिए, क्या हम इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो आपको पता है कि जब 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता भारत के पास थी, उस समय भारत ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, मामलों को बहुत मजबूती से G20 में भी रखा और ग्लोबल साउथ से मिडिल ईस्ट तथा यूरोपियन कॉरिडोर, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का लॉन्च भी करने वाला बना। ठीक है। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च किया, जिसमें ग्लोबल साउथ इनहेरेंटली इन्वॉल्व रहा। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, कि जो भारत की भूमिका है वह वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन स्थापित करने की बैलेंसिंग एक्ट है, और यह जो है भविष्य में एक बड़ी उपलब्धि की ओर ले जा सकेगा पूरे के पूरे सदर्न रीजन को। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार। Examine India's evolving role and strategic interest within BRICS and G7 framework। देखो, ऐसे तो ये क्लियर है कि ये उत्तर 125 शब्दों में नहीं आएगा, कितना भी कॉन्साइज कर लो। फिर भी थोड़ी सी स्टोरी के बाद आप कोशिश करना कि ये काम हो जाए। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है। ब्राजील, रसिया के बाद इंडिया ही है, BRI। फिर चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। बीच में आपको यह भी पता होगा कि चीन जो है पाकिस्तान, श्रीलंका और मेक्सिको को भी ब्रिक्स में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत के विरोध के पश्चात संभव नहीं होने दिया गया। ठीक। तो आपको इसके उत्तर में ब्रिक्स और G7 का सबसे पहले क्या कर देना चाहिए? सबसे पहले हल्का सा इंट्रो दे देना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा इंट्रो दे दीजिए और कुछ करिए ही मत। और छोटा सा इंट्रो देने का मतलब हुआ कि आप बताइए कि ब्रिक्स का पर्पस क्या है। ठीक है। तो लिख देंगे कि ब्रिक्स सीक्स टू एस्टैब्लिश अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन दिस मल्टीलेटरल वर्ल्ड। और फिर उसके बाद
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के लिए भी ये बनाया गया। और दूसरा कि नेगोशिएटर भी बने, यानी कि एक नेगोशिएटिंग ब्लॉक भी रहे। हम ये भी जानते हैं कि चाइना के कारण ब्रिक्स को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी की मिलनी चाहिए थी, है ना। तो लिख देंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ब्रिक्स का थोड़ा सा रहेगा, आपको लगेगा कि ब्रिक्स थोड़ा सा आपको लगेगा शायद हल्का तो नहीं हो रहा, लेकिन हल्का नहीं होगा। आप लिख दीजिएगा ब्राजील, इंडिया, नाम लिख दीजिए, ठीक है। और फिर लिख दीजिएगा कि इट प्लेस ब्रिक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, ये जरूर लिख दीजिएगा। और एम लिख दीजिएगा, ठीक है, कि it was formed as a united front of emerging economies and expanding the UN Security Council, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि क्या ब्रिक्स में इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक जो है इन्वॉल्वमेंट है या स्ट्रेटेजिक लेवरेज है? तो बिल्कुल है, ठीक। क्योंकि इंडिया जो है ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी काम करने की बात करती है और ब्रिक्स काम कर भी रहा है। ब्रिक्स के तहत यह भी कहा गया कि एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी शुरू किया जाना चाहिए। अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म, वैकल्पिक वित्तीय प्रविधि। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ जब रसिया और यूक्रेन वॉर में फंसे, तो हमने कहा कि अपने अपने में डील कर लो, रुपया और रूबल में हम व्यापार कर लेंगे। और हुआ। और आप जानते हैं, इतने सैंक्शंस के बावजूद भी रसिया की इकोनॉमी बहुत नीचे नहीं गई, तो उसके पीछे भारत का दिया गया सहयोग है। बहुत सारी बातें आप लोग जो टीवी में सुनते हो ना, उसको मत सुनना। रूस के लिए सबसे बड़ा यही था कि भारत खुल करके रूस के समर्थन में ना आए। बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर हम पर भी किसी प्रकार के सैंक्शन लगते तो हम बड़ी मुश्किल में आ जाते और रूस भी मुश्किल में आ जाता, हम उसकी कोई मदद ना कर पाते। ये विषय भी है, कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा आपको। अभी तो बस हम लोग तो इंडिया का रोल और स्ट्रेटेजिक जो है रोल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ब्रिक्स में क्या है, ये पहले आप लोग देख लें, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब ब्रिक्स बना या फिर उसके बाद G20 हुए, ऐसे अनेक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज का जो डोमिनेंस था उसको कम किया। यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनने में इसने बड़ी मदद की। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, बहुध्रुवीय वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें ये बड़ी भूमिका निभाता है। और भारत का ये इंटरेस्ट भी है, सामरिक इंटरेस्ट भी है। और फिर मैंने आपसे कहा ही कि अब वेस्टर्न डोमिनेंस कम होगा, तो वेस्टर्न डोमिनेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कम हो ही गया। आप सोचिए कि वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन भी लगा रसिया में, तो भी हमने क्या किया, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू रसिया के साथ व्यापार कर लिया ना भाई। चलिए, ठीक है। दूसरा, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें रिफॉर्म होने चाहिए। और रिफॉर्म होने का मतलब हुआ
कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है और हम इसी पर बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं और ब्रिक्स इसमें बड़ी मदद कर रहा है। चाइना बार बार भारत के सम्मुख आ जाता है, नहीं तो भारत बहुत आगे निकल जाता है। अब ब्रिक्स का दूसरा पक्ष देखें तो आर्थिक सहयोग है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आर्थिक सहयोग में अगर आप बात करेंगे तो एनडीबी बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स देशों वाला, आपको जानकारी होगी ही। ठीक है, फिर कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट की भी बात हुई। आकस्मिक रिजर्व जो है एक दूसरे को वित्तीय संकट के दौरान या किसी अन्य संकट के दौरान एक दूसरे को सहयोग देने के लिए बनाया गया। ठीक है, फिर ब्रिक्स इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी चल ही रहा है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, और अभी आप देखोगे तो भारत ने डिसीजन ले लिया कि वह अमेरिका का F-35 नया लेकर के रूस का Su-57 खरीदने जा रहा है। तो पता है क्यों? क्योंकि एक तो Su-57 ज्यादा अच्छा है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है रूस से, है ना, बड़ा फायदा। फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग इसका एक अगला जो है फायदा है। साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये तो ब्रिक्स के बनते ही शुरू हो गया था, हम सब जानते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या किया? अब हमने साउथ साउथ कोऑपरेशन से आगे बढ़ करके ग्लोबल साउथ की जो संकल्पना रख दी है वह और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ग्लोबल साउथ की इस अवधार संकल्पना को या इस जो है कॉन्सेप्ट को रियलिटी में धरातल पर लाने में ब्रिक्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स का थिंक टैंक काउंसिल जो है वह भी क्या कर रहा है? पब्लिक हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे तमाम क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि अगर हम लोग देखें, मैंने पहले ही कह दिया है कि ब्रिक्स में अगर कोई चैलेंज है तो ये है बस चाइना फैक्टर। एक क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है, चार चार देशों से संबंधित है वो क्वेश्चन, आएगा अगली क्लास में मेरे ख्याल से। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और शायद मालदीव्स, चार देशों के साथ हम लोग लड़ेंगे, बात करेंगे। अब इसी तरह से आपको G7 में भी देखना है। G7 में रोल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सामरिक हित और भूमिका। ठीक, G7 आप जानते ही हैं, दुनिया के 7 तो बड़े देशों का एक तरह का ये है ना। और जैसे ही आप G7 की बात करते हो आपके दिमाग में आता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आपको पता होना है, सॉरी आपको पता होगा, मैं कहना चाहता हूं कि भारत जो है G7 में लगातार भागीदारी करते हुए एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। यहीं से आप शुरू करोगे अपनी इंट्रोडक्शन। मतलब इसके बारे में 2 लाइन तो लिखना पड़ेगा ना भाई। G7 के बारे में तो लिखेंगे कि इंडिया is participating regularly in G7 and thus
हैज emerged as a global leader, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर की जगह ग्लोबल एक्ट, हाँ ग्लोबल लीडर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बन ही रहे हैं, ठीक है। और G7 के साथ हम क्लाइमेट, हेल्थ, एडुकेशन, टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग भी करना शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा भी एक बड़ा जो है अ, मसला है, और आप देख रहे हैं कि G7 के ज्यादातर जो देश हैं वो आपके साथ खड़े हैं। इसी के अलावा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी हो ही रहा है। टेक्नोलॉजी खैर मैंने पहले भी लिख दी है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन ये अच्छी तरीके से चल रहा है। भारत को G7 देश अच्छी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा रहे हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, तो वहीं ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज में भी। क्लाइमेट एनर्जी की सिक्योरिटी के संदर्भ में भी G7 देश जो है वो G7 देशों के साथ भारत मिल करके काम कर ही रहा है, और इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए जा रहे हैं। क्लाइमेट की फाइनेंसिंग हो, ग्रीन एनर्जी का मसला हो, इन सब पे काम लगातार चल रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ थोड़ा सा एक मसला आता है कि पेरिस कन्वेंशन से अमेरिका पीछे हट गया, और जब से ट्रम्प आए हैं तो हम सब जान रहे हैं, ठीक है, कि बड़ी दिक्कत है। G7 इज सपोर्टिंग इंडिया इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भले ही हम क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियर पावर देश हैं और डिसआर्मामेंट पे हमने दस्तखत नहीं किया, फिर भी हमको यूरेनियम की सप्लाई हो रही है। तो उसके अलावा बहुत सारे मसले हैं। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का जो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है उसमें भी G7 काम दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को कंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने की इसमें और संभावना है नहीं मित्रों, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब आपका एक छोटा सवाल। अरे यार, छोटा तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ लोक अदालत इन डिस्पेंसिंग जस्टिस इन इंडिया। लोक अदालतें जो हैं इनको आप एडीआर के अंतर्गत रख सकते हो। अल्टरनेटिव, इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म मान लीजिए इसको भी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंसस के बेसिस पर डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड। ठीक, लोक अदालतों के अंतर्गत दोनों पक्ष जो भी विवाद में होते हैं, विवाद में शामिल दोनों पक्षों की आपसी समझ तथा सहमति के आधार पर उनके बीच विवाद का निदान या निपटान किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, इसमें इसका इवैल्यूएशन करना है, एनालाइज करना है कि किस तरह से न्याय भारत में लोक अदालतें उपलब्ध करा रही हैं। बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है इनका, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। आप सुनते होंगे कि लोक अदालत लगी है, जो है आरटीओ के चालान जो होते हैं आपके हमारे व्हीकल्स के, उनके लिए लोक अदालत लगा दी जाती है। एक दिन में जाने कितने मामले निपटा दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक जो है मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी जाता है, कहाँ? लोकल एरियाज में। वो डिसाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पर लोक अदालत लगेगी, लोकल एरियाज में, ठीक। सेवरल पिटी केसेस, पेटी केसेस, छोटे मोटे, ठीक है, सेवरल केसेस आर पुट फॉरवर्ड। अब इसमें दोनों तरह के मामले होते हैं। अच्छा, उधर लिखते हैं अगले पेज पर। इसमें दोनों तरह के मामले हो सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ, मोस्टली सिविल एंड सम क्रिमिनल। लेकिन ये जो आपराधिक मामले होते हैं, ये छोटे आपराधिक मामले होते हैं, ये बड़े आपराधिक मामले नहीं होंगे, ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर्स यहाँ रेज किए जा सकते हैं। लेकिन अब वही है कि इसमें 323, 504 छोटे मोटे, 325 छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपस में, मान लो खेती किसानी के दौरान कोई झगड़ा कर लिया, आपस में कुछ हो गया, चले गए, मुकदमा हो गया, तो अब उसका चल रहा है मुकदमा। इससे अच्छा वहीं लोक अदालत में अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं तो उनकी सहमति के आधार पर निपटा दिया जाए, ठीक है। तो लोक अदालतों की जो अवधारणा है वास्तव में बहुत अच्छी अवधारणा है ना। वैकल्पिक, अब भाई कोर्ट में रोज रोज तारीख नहीं लगनी है। अच्छा, अब क्या हुआ? अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए, इफ बोथ द पार्टीज आर नॉट एग्री ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, यानी कि अगर दोनों के बीच कंप्रोमाइजिंग नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, समझौता नहीं हो पा रहा है, तब तो फिर मुकदमा चलेगा, जाइए अपना कोर्ट आते जाते रहिए। लेकिन अगर सहमति बन गई तो देन एंड देयर द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। अब क्या हो रहा है? लोक अदालतों ने भारत में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस को लोअर डाउन किया है, कम किया है, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने, सिग्निफिकेंटली कम किया है। लेकिन अभी भी एक समस्या पाई जाती है कि लोग जो है लोक अदालतों में जा करके अपने मामले के निपटारे के लिए ज्यादा सक्रिय नहीं है, प्रो नहीं है, एक्टिव नहीं है। यानी कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, लेस अवेयरनेस इज देयर, ठीक। दूसरा, बहुत सारे मामलों पर कंप्रोमाइज नहीं करते लोग, इसकी भी समस्या है, ठीक है, कर लें, समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैं एक और चीज समझता हूं, मानता हूं कि थोड़ी सी जो अशिक्षा है वह भी बड़ी भूमिका निभाती है, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन जो है यह भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। दूसरी तरफ फ्रीक्वेंट लोक अदालतें लगाई नहीं जा रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। अगर ये जल्दी 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 लगाई जाती रहे लोक अदालतें, तो यह निश्चित है कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो मुकदमे हैं अदालतों में वो कोई बड़े मुकदमे नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े मुकदमों की पेंडेंसी लंबे समय तक ज्यादा नहीं रह पाती, हालांकि है भारत में, लेकिन ठीक। तो जो
न्याय दिलाने का जो काम है, जस्टिस का जो काम है, न्याय का, उसमें लोक अदालतें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। दे कैन प्ले मोर सिग्निफिकेंट रोल, और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते कि आवश्यकता है इसके सामने में जो बॉटल नेक्स हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। बॉटल नेक्स में सबसे बड़ी बात है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग जो है जाते नहीं है, फिर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इसकी, और बढ़ानी चाहिए। और जो लोकल लेवल पर इसमें तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उनको भी इसमें शामिल करके लोगों को इसकी तरफ लाने के लिए प्रेरित करने का काम करना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से ये काम कर सके। यही आपका उत्तर होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।